नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख और इस बुलेटिन में आज बात होगी अमेरिका में हुई मोदी सरकार की किरकिरी की, विधान परिषद चुनाव में लगे बीजेपी को झटके की। जानेंगे हार्दिक की हुंकार से कैसे हिलेगी बीजेपी सरकार, राहुल गांधी ने क्यों कहा बीजेपी को बुलडोजर की सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात मुसलमानों पर छिड़े घमासान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बीजेपी की सरकार में बहुत कुछ बदल गया, मोदी से डरे रहते हैं मंत्री, पीएम से कुछ नहीं कह पाते मंत्री, वाजपेयी के सामने खुलकर बोलने की थी आजादी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा नफरत के बीज बोने से किसे राजनीतिक लाभ होगा ये सब जानते हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और बेटे नील सोमैया को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जारी किया समन, 13 अप्रैल को पेश होने का आदेश, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेटे की जमानत याचिका की खारिज। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, आज सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 58,576 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 145 अंकों की गिरावट दर्ज, 17,530 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। रामनवमी आमतौर पर देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन पिछले 8 साल में देश में जिस तरह से सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, उसके चलते इस दिन देश में जगह जगह टकराव की घटनाएं हुई। इस टकराव की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और सरकार की जो कार्रवाई थी उस पर भी सवाल उठाए गए। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 की बैठक में तो अमेरिका ने इस मामले में भारत को जमकर सुनाया। बीजेपी शासित राज्यों में आजकल सरकार के फैसले से ज्यादा तेज बुलडोजर हो गया है। मंत्री का बयान आता है उससे पहले बुलडोजर पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन में 2 समुदायों के बीच टकराव हुआ, सरकार बीजेपी की है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मंत्री का बयान आया कि आरोपियों के घरों को पत्थर का ढेर बनाएंगे। गृह मंत्री के बयान के बाद तुरंत ही प्रशासन का बुलडोजर चल गया, 45 मकानों और दुकानों को ढा दिया गया। लेकिन ये बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग पर चला। बीजेपी सरकार में प्रशासन धर्म देखकर कार्रवाई कर रहा है। यूपी में भी इसी तरह की कार्रवाई की खबरें रोज आ रही हैं। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो उनके समर्थक बुलडोजर बाबा बोलते हैं। यूपी सरकार में भी अधिकांश मामलों में बुलडोजर मुसलमानों के मकानों पर ही चलाया जाता है। मुसलमानों पर हो रही इस कार्रवाई को लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, आज आपकी सरकार है लेकिन हमेशा नहीं रहेगी। पहले किसी और की सरकार थी, आगे भी किसी और की होगी। तो दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है। भारत में बढ़ती मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और अमेरिका स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं में सरकारी अधिकारी, पुलिस और जेल अधिकारी भी शामिल हैं। जिस समय ब्लिंकन ये बात कह रहे थे, भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ ही थे। दोनों ने ही इसका विरोध नहीं किया, जिससे साफ है कि अमेरिका के सवालों का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं था। इससे पहले पिछले हफ्ते अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने मुस्लिम आबादी के साथ मोदी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए थे और इस पर बाइडेन सरकार के सवाल न पूछने पर आपत्ति जतलाते हुए ट्वीट किया था, मुझे इस बात की चिंता है कि इस बार हम मोदी को अपना नया पिनोशे बनने देना चाहते हैं। अमेरिकी सांसद ने पीएम मोदी की तुलना चिली के तानाशाह पिनोशे से की थी, जिसके शासनकाल में जनता के साथ क्रूर व्यवहार किया गया था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पर नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया था कि मोदी को नया पिनोशे करार देने के बाद आलोचनाओं पर हंसे अमेरिकी सांसद, कितना भयानक अपमान है, जयशंकर को विरोध करना चाहिए। अब अमेरिका तो भारत पर उंगलियां उठा रहा है, लेकिन भारत सरकार के पास इसका कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। अब जब भारत में जगह जगह हंगामा होगा तो उसकी गूंज विदेशों तक सुनाई देगी। इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की किरकिरी होना तो लाजमी है। वैसे किरकिरी तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की भी हो रही है, क्योंकि विधान परिषद चुनावों में भले ही बीजेपी ने जीत का डंका बजाया हो, लेकिन पीएम मोदी के गढ़ में ही पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर विरोधी दल उसे आड़े हाथों ले रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनावों के बाद हुए विधान परिषद के चुनावों में बीजेपी ने भले ही जीत दर्ज की हो, लेकिन 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी को मिली ये जीत अब सवालों के घेरे में है। ये सवाल है डॉक्टर कफील खान के। कफील खान ने दावा किया कि इन चुनावों में काफी धांधली की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी योगी सरकार पर धांधली के आरोप लगा चुके हैं। अपने इन आरोपों को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भी की थी, लेकिन उसके बावजूद यूपी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए।
यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी ने 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि सपा का खाता तक नहीं खुला है। वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। देवरिया कुशीनगर सीट काफी सुर्खियों में थी, क्योंकि यहां से सपा ने डॉक्टर कफील खान को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि डॉक्टर कफील खान भी बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी रतनपाल सिंह से चुनाव हार गए हैं। हार के बाद डॉक्टर कफील खान ने कहा कि जीत किसी की नहीं हुई है, बल्कि लोकतंत्र की हार हुई है। जिस तरीके से पैसे का प्रलोभन दिया गया, बीडीसी और प्रधानों पर पुलिस का दबाव बनाया गया, उन्हें डराया धमकाया गया, इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोकतंत्र की हार है। मुझे 1031 वोट मिले हैं और मुझसे साइन करा लिया गया। डॉक्टर कफील खान ने बीजेपी उम्मीदवार रतनपाल सिंह को जीत की शुभकामनाएं देते हुए उन पर तंज कसा है। मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वे छात्र नेता रहे और जिस प्रकार से उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, पैसे का उपयोग किया, ऐसे में वो बहुत आगे तक जाएंगे। मेरी उम्मीद थी कि मैं जीतूंगा तो मैं एक अस्पताल और स्कूल खोलूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि हम सभी 30 ब्लॉक में फ्री मेडिकल कैंप चलाएंगे। डॉक्टर कफील खान ने इन चुनावों के दौरान काफी मेहनत की थी और अपनी जीत का दावा किया था, लेकिन सरकारी व्यवस्था के आगे वो हार गए। अब डॉक्टर कफील खान के इन आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है, इस पर सबकी नजरें हैं। यूपी विधान परिषद चुनाव में बीजेपी जीतकर भी हार गई, क्योंकि उसने अपने सबसे मजबूत गढ़ वाराणसी को ही गंवा दिया। इसे लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। यूपी के साथ साथ गुजरात में भी बीजेपी का यही हाल है। यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। इसकी वजह हार्दिक पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत है। आरक्षण मामले में कोर्ट ने हार्दिक को हरी झंडी दिखाकर चुनावी मैदान में उतरने की अनुमति दे दी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जहां एक तरफ बीजेपी 25 साल के अपनी जीत के इतिहास को बरकरार रखना चाहेगी, तो वहीं पिछले चुनाव में मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी कांग्रेस सत्ता में आने के लिए जोर लगा रही है। हार्दिक पटेल को कानूनी पचड़ों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उन्हें अब हरी झंडी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी। अदालत के इस आदेश के बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतरने के लिए हरी झंडी मिल गई है। दरअसल पाटीदार आंदोलन के दौरान हुए हंगामे के मामले में हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट ने दोषी माना था और भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी दोषी व्यक्ति तब तक चुनाव नहीं लड़ सकता जब तक उसके दोषी साबित होने पर रोक न लग जाए। इसके बाद हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 2019 के लोकसभा चुनावों का हवाला देकर जल्द से जल्द सुनवाई करने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और हार्दिक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। लेकिन वो अब गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बड़ी राहत मिली है। हार्दिक के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि सजा के नाम पर चुनाव लड़ने से रोकना मौलिक अधिकारों का हनन है। वो 2019 में एक बार चुनाव लड़ने का मौका गंवा चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हार्दिक पटेल का रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ चुनाव लड़ना ही उनका मकसद नहीं है, बल्कि वो गुजरात के लोगों की सेवा मजबूती के साथ करना चाहते हैं। अब हार्दिक पटेल को राहत मिलने के बाद जहां कांग्रेस गदगद है, तो वहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल पाटीदारों के बड़े नेता माने जाते हैं। गुजरात की कुल आबादी 6 करोड़ 27 लाख है। इसमें पटेल पाटीदार लोगों की तादाद 20% है। ये समाज किसी भी राजनीतिक दल को हराने का मादा रखता है। ऐसे में हार्दिक की हुंकार से बीजेपी की सरकार हिल सकती है। गुजरात में बीजेपी कोर्ट के आदेश के बाद बौखला गई है, क्योंकि वो इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि हार्दिक की हुंकार गिरा सकती है उसकी सरकार। खैर, अब हार्दिक कैसे बनेंगे बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी, ये तो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। लेकिन गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी पहाड़ चढ़ने की तैयारी में है। आपने हिमाचल प्रदेश की राज्य इकाई को भंग कर दिया है। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़े ही जोश के साथ हिमाचल का रुख किया था और पार्टी को स्थापित करने के लिए आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 6 अप्रैल को मंडी में रोड शो भी किया था। रोड शो में लोगों की भीड़ ने पार्टी के हौसले और बुलंद कर दिए, लेकिन पार्टी के ही नेताओं ने आप का साथ छोड़ने का मन बना लिया और इस रोड शो के बाद ही आपको बड़ा झटका लगा। आपके कई नेता एक एक कर पार्टी से छिटकते जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी, संगठन सचिव सतीश ठाकुर, ऊना जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। इनके अलावा भी कई नेताओं ने आप का साथ छोड़ दिया। इतना ही नहीं, बीजेपी में जाने वाले नेताओं ने आप पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। लगातार हो रहे इस बिखराव को देखकर अब आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया।
पार्टी के फैसले के मुताबिक आप नेतृत्व ने हिमाचल की पूरी वर्किंग कमेटी को भंग कर दिया है। हिमाचल चुनाव प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सत्येंद्र जैन ने बताया कि जल्द ही नई वर्किंग कमेटी गठित की जाएगी। बीते 4 दिन में आप के आधा दर्जन से ज्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, जो कि आप पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है, क्योंकि आप अपने आप को हिमाचल में स्थापित करने में लगी हुई है और प्रदेश की जनता को तीसरा विकल्प देने के दावे कर रही है। यानी साफ है कि हिमाचल में आपका सफर शुरू होने से पहले ही उसमें रुकावटें आने लगी हैं। ऐसे में क्या आप फिर से खुद को मजबूत पार्टी के तौर पर स्थापित कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव रिपोर्ट। दिल्ली और पंजाब को जीतने के बाद आपकी नजर अन्य राज्यों पर भी है। वो गुजरात के साथ साथ हिमाचल में भी चुनावी तैयारियां कर रही है। अब देखना होगा कि क्या पहाड़ पर वो बीजेपी के अरमानों पर झाड़ू फेर पाएगी या नहीं। फिलहाल तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बीजेपी के जश्न में भंग डाल दिया है, क्योंकि पार्टी का जश्न किसी चुनाव की जीत की खुशी के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले शख्स को जमानत मिलने पर था। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हरियाणा से की थी। पीएम मोदी की इस योजना का मकसद देश में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था, लेकिन देश में बेटियों के साथ बढ़ते क्राइम ने इस योजना की हवा निकाल दी है। खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं के हालात पहले से ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बयां करते हैं। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इन राज्यों में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हुई एक रेप की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है। आपको बता दें कि रेप के आरोपी छात्र नेता के बेल पर बाहर आने का जश्न मनाते हुए उनके समर्थकों ने पूरे शहर में भैया इज बैक के पोस्टर लगाए। इस पूरे मामले से देश की सर्वोच्च अदालत खफा हो गई है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच में न्यायाधीश हिमा कोहली ने पूछा, भैया इज बैक के होर्डिंग लगाए गए हैं, ये किस बात का जश्न मना रहे हो। इसके साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने आरोपी पक्ष के वकील से कहा कि भैया इज बैक क्या है और अपने को भैया कहलाने वाले सतर्क रहें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की एक महिला ने आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेता शुभांग गोटिया की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसमें कहा गया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगातार उसका रेप किया है। इस दौरान उसे गर्भपात कराने के लिए भी मजबूर किया। इस पूरे मामले पर अदालत ने आरोपी बीजेपी नेता को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें पूछा गया है कि उसकी जमानत क्यों नहीं रद्द कर देनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा है। आरोपी बीजेपी नेता शुभांग गोटिया को नवंबर में जमानत मिली थी। पीड़ित महिला ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर इस मामले में तथ्यों को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। सुनवाई के दौरान महिला ने आरोपी से शादी के सबूत भी दिखाए, जिसमें आरोपी बीजेपी नेता शुभांग गोटिया पीड़ित महिला की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनाता नजर आ रहा है। इस पूरे मामले पर एक बार फिर बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है और सुप्रीम कोर्ट भी काफी सख्त है। बीजेपी दावा करते हैं कि हम दोषियों का साथ नहीं देते, लेकिन मध्य प्रदेश में उसके जज ने साफ कर दिया कि दावा केवल दिखाने का है, बल्कि हकीकत तो कुछ और ही है। वैसे बीजेपी की पोल तो महंगाई के मुद्दे पर भी खुल गई है। तेल की कीमतों में लगी आग बयां कर रही है कि सरकार केवल झूठ बोलती है। उसका फोकस तो इस वक्त केवल बुलडोजर चलाने पर लगा हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर सत्तारूढ़ दल को खरी खरी सुनाई है। देश में महंगाई का बोलबाला है। खाने पीने की हर चीज पर महंगाई का जोर है। नमक से लेकर नहाने के साबुन तक की कीमतें आम आदमी की जेब पर डाका डाल रही हैं। पेट्रोल की कीमत 100 के पार है तो रसोई गैस की कीमत 1000 के पार है। सब्जियों के दाम लोगों का दम निकाल रहे हैं। जो नींबू 50 रुपए किलो बिकता था वो अब 300 रुपए के पार जा चुका है। 15 रुपए का एक नींबू बिक रहा है। गर्मी के इस मौसम में नींबू पानी के दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन महंगाई पर फिलहाल मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और जनता की आंखों पर धर्म का चश्मा चढ़ा दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आईना दिखाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सत्ता पर बैठे लोगों को महंगाई और बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाना चाहिए, जिसको लेकर आज राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया। राहुल ने लिखा है, महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों की इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, मगर भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने की घटना पर यह ट्वीट किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने हिंसा के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से कराने का ऐलान किया है। अधिकारियों ने बताया कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद
बड़े पैमाने पर आगजनी के बाद 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले यूपी की योगी सरकार भी अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं अब शिवराज सरकार भी महंगाई से ज्यादा बुलडोजर का डर दिखाकर जनता की आवाज को दबा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। और अब बुलेटिन के आखिर में बात मुसलमानों पर छिड़े घमासान की। कर्नाटक की बीजेपी सरकार अब एक और विवाद खड़ा करने की तैयारी में है। पहले से ही राज्य में हिजाब, हलाल मीट और अजान को लेकर विवाद चला आ रहा है और अब मुस्लिम व्यापारी सरकार के निशाने पर आ गए हैं। सरकार उनकी दुकानें बंद कराने की तैयारी में है। इसके लिए आदेश सरकार सीधे नहीं देगी, बल्कि दूसरा रास्ता चुना जा रहा है। तो क्या है कर्नाटक में बीजेपी सरकार का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में सरकार के संरक्षण में हिंदुत्ववादी संगठन अब निरंकुश होते जा रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव 1 साल में ही होना है, इसलिए सरकार भी इन्हें बढ़ावा देकर राज्य में ध्रुवीकरण का माहौल तैयार कर रही है। इस साल की शुरुआत से ही राज्य विवादों का केंद्र बन गया है। हिजाब, हलाल मीट और अजान को लेकर विवाद चल ही रहा है। हिजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और अब सरकार मुस्लिम व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। सबसे पहले शुरुआत मंदिर परिसर के आसपास व्यापार करने वाले मुस्लिम व्यापारियों से हो रही है। राज्य में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम व्यापारियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था और बीजेपी सरकार इस मांग के आगे झुकती दिख रही है। विधानसभा में भले ही बीजेपी की बोम्बई सरकार ने मुसलमानों की दुकानों को हटाने की कार्रवाई को नकार दिया था, लेकिन सरकार अपनी ही बात से पीछे हटती दिख रही है। कर्नाटक में 30,000 से ज्यादा मंदिरों का प्रबंधन करने वाले मुजराई विभाग को इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। दावा किया जा रहा है कि विभाग को साफ निर्देश है कि दुकानों की नीलामी में मुस्लिमों को भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। दुकान जिसे मिलेगी वो ही चलाएगा, किसी और को वो दुकान नहीं देगा। अगर किसी मुस्लिम को दुकान दी गई तो लीज रद्द कर दी जाएगी। इसके लिए 2002 के लागू किए गए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम को आधार बनाया जा रहा है, जिसके अनुसार गैर हिंदुओं के लिए मंदिर परिसर में अपना व्यवसाय करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये नियम पुराना है, लेकिन सख्ती अब हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि विधानसभा चुनावों के लिए ये सब किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।